नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करती हूँ आपका इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है एकता सोनी और आज हम करेंगे जेनेटिक्स चैप्टर की शुरुआत। क्लास 12th का चैप्टर है, आपके बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स में बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप इस लेक्चर को देखते हैं तो। इस लेक्चर में मैं आपको पूरी बेसिक टर्मिनोलॉजी सिखाऊंगी कि जो भी इस चैप्टर में फर्दर हम पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें, उनमें जो बेसिक टर्म्स आएंगी, कुछ बहुत बार हम हम यूज़ करेंगे उनको, तो एटलीस्ट हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि वो बेसिक टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है। ठीक है, तो है ना, हम क्या करेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखेंगे बच्चों। आज फटाक से शुरू करते हैं आज हमारा नया चैप्टर, है ना, जेनेटिक्स। अच्छा जी, तो जेनेटिक्स सबसे पहली बात तो होता क्या है जेनेटिक्स। अब देखो, क्लास 12th में तुम कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो, ये तुमने 10th में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है। देखो, बायोलॉजी में ऐसा नहीं कि हम बायोलॉजी में जो है पर्टिकुलर चीज़ ही पढ़ते हैं। बायोलॉजी में तेरा लॉट ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी भी होती है, माइक्रोबायोलॉजी भी होती है, जेनेटिक्स भी उन्हीं में से एक आता है। तो जेनेटिक्स भी एक ब्रांच है और इसमें हम किस बारे में स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में। अब हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है। हेरिडिटी का मतलब होता है बच्चों, जैसे एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आपने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमें जन्म दिया, सिंपल सी चीज़ है। अब हमारे पेरेंट्स के जैसे ही हम एकदम क्या डिट्टो कॉपी हैं? नहीं, कॉपी तो नहीं है, हम बिल्कुल भी मिलते जुलते हैं हम उनमें, है ना। तो हम उनसे इतने मिलते जुलते क्यों हैं? कुछ तो रीज़न होगा ना उसके पीछे। कभी सोचा हो कि भाई मम्मी की जैसी बोलते होंगे घर वाले भी, कई लोग देखते होंगे तो बोलते हैं यार ये अपनी मम्मी में मिलती है, अपने पापा में मिलती है, ऐसा होता है। तो वही चीज़ है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आए हैं। आप एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो, बट आप में उनके कैरेक्टर्स आए हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स से प्रोजेनी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रहे हैं, इस चीज़ को बोलते हैं बच्चों हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, क्या मैं लिख दूं यहाँ पर, व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी इज नथिंग बट जस्ट ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स from one generation to another, right? From one generation to another. सिंपल सी चीज़ है। क्या हुआ, हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसमिशन कर रहे हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। वो एक जनरेशन कौन सी है, हमारे पेरेंट्स, और दूसरी जनरेशन कौन सी है, बच्चे, प्रोजेनी। ठीक है, तो उनमें ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स का, दैट इज हेरिडिटी। नाउ अगर हम बात करें वेरिएशंस की, तो वेरिएशंस क्या है, वही चीज़ मैंने आपको बताई। क्या हम कॉपी है एग्जैक्ट? नहीं, हम एग्जैक्टली कॉपी नहीं है, कॉपी पेस्ट तो नहीं किया हमें। तो हमारे अंदर थोड़े बहुत अलग हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे खुद के कैरेक्टरिस्टिक है, हम उनमें मिलते जुलते हैं पर बिल्कुल डिट्टो कॉपी नहीं है। तो वो जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे अंदर वो है वेरिएशंस। क्या है, वेरिएशन। तो वेरिएशन जो होते हैं ना बच्चों, ये चेंजेस ही होते हैं जो हमारे अंदर हैं, जिसकी वजह से हम थोड़े से डिफर हैं उनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये क्या है हमारे अंदर, चेंजेस, बदलाव जो हमारे अंदर हैं। ओके, अब ये बदलाव किस वजह से आ सकते हैं? ये बदलाव आ सकते हैं बच्चों दो रीजंस की वजह से, जो इंपॉर्टेंट रीजंस है। पहला रीजन, इसका रीजन हो सकता है बदलाव आने का, दैट इज, एक तो हो सकता है बच्चों देखो म्यूटेशन। आप ना इस चैप्टर में आगे जाके म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे और शायद आपने ये शब्द कभी सुना भी होगा, म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है बच्चों बदलाव, सडन चेंज आना, किसी भी चीज में सडन बदलाव कर देती हूँ, दैट इज म्यूटेशन। ठीक है, और अगर मैं म्यूटेशन की बात ना करूं, म्यूटेशन तो चलो मतलब इतना कॉमन नहीं होता कि भाई तुरंत ही म्यूटेशन आ गया, ऐसा कभी बैठे बैठे म्यूटेशन मतलब अचानक से आ जाए। हालांकि आता अचानक, आता सडन ही है, लेकिन ऐसे जनरल नहीं होता, ये कॉमन नहीं है कि आता ही रहता है म्यूटेशन, ऐसा नहीं, बहुत रेयर होता है ये। लेकिन जो बदलाव, जो चेंजेस, जो वेरिएशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। ये सब में होता है क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है क्रॉसिंग ओवर? जैसे अगर आपने क्लास 11th के अंदर सेल डिवीजन का अगर चैप्टर पढ़ा हो, तो सेल डिवीजन में ना हमने पढ़ा था मियोसिस। मियोसिस होता है जो जाइगोट बनता है ना, जो पेरेंट का मतलब मेल का और फीमेल का गैमीट आता है और वो फ्यूज होता है, जाइगोट बनाता है। वो जाइगोट जब डिवीजन करता है आगे, है ना, और वो डिवीजन कर करके क्या बनता है, बच्चा बनता है ना। तो जो पेरेंट्स के जो गैमीट्स बन रहे हैं बच्चों, वो गैमीट्स जो होते हैं वो मियोसिस के थ्रू ही बनते हैं। तो मियोसिस में ना एक प्रोसेस आती है क्रॉसिंग ओवर, जिसके अंदर जीन का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, जीन एक्सचेंज हो जाएगा, फादर का मदर, मदर का फादर,
है ना, जीन में एक्सचेंज हो जाता है थोड़ा बहुत। तो उस क्रॉसिंग ओवर की वजह से हमारे अंदर बदलाव आने के चांसेस होते हैं, वेरिएशंस आने के चांसेस होते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर एंड म्यूटेशन दो ही आपके लिए फैक्टर्स होते हैं मेजर, जो वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। और अगर हेरिडिटी की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ। अब बात करें कि मैम इनहेरिटेंस क्या होता है, क्या हेरिडिटी और इनहेरिटेंस एक ही है? क्योंकि ना काफी बच्चों को ये डाउट रहता है कि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस ना एक ही चीज होती है। एक चीज नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसमिशन हो रहा है, इसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इनहेरिटेंस बोलते हैं। और ट्रांसमिशन होना, इसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोल रही हूँ? ट्रांसमिशन होना एक कैरेक्टरिस्टिक का दूसरे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक का ट्रांसफर होना, दैट इज हेरिडिटी। बट इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस होता है प्रोसेस बाय विच by which character from one generation to another, है कि नहीं? From one generation to another के अंदर जब होता है तो उसकी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। आई होप सो कि आपको ये तीनों टर्म्स एकदम क्लियर हो चुकी होंगी। अब और बेसिक टर्मिनोलॉजी पे आ जाते हैं। मैं बस ये समझ रही हूँ कि आपको कुछ नहीं आता इस चैप्टर से रिलेटेड, आपको बेसिक बातें भी नहीं आती, आपको कुछ भी नहीं आता। तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, जो 9th 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी पे आते हैं। क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, क्योंकि हर चीज इसमें एक एक शब्द काम आएगा यहाँ पे। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ बच्चों, ये देखो, हमारे अंदर ना डीएनए प्रेजेंट होता है, वो इस तरीके से धागे के रूप में प्रेजेंट होता है। अब मैंने जानबूझ के ऐसी स्ट्रक्चर बनाई है ताकि आपको फील आए कि ये धागा है। ठीक है, हमारे अंदर डीएनए जो होता है वो ऐसे धागे के रूप में ही प्रेजेंट होता है। और अगर आपको पता हो कितनी लेंथ होती है इसकी, तो 2.2 मीटर लंबा ये डीएनए होता है। ठीक है, अब ये डीएनए धागे के रूप में है, लेकिन अगर इस डीएनए को बच्चों थोड़ा बहुत हम इसको पैक कर दें। अब देखो डीएनए एक्चुअली कहाँ है? न्यूक्लियस में तो है। अब न्यूक्लियस में वहां पर पैक ही तो होएगा, अदरवाइज 2 मीटर लंबा डीएनए कैसे वहां पर एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर रह सकता है? तो उसमें न्यूक्लियस में रहने के लिए इसको हमें पैक करना पड़ता है। तो अच्छे से पैकेजिंग करते हैं हम। किसके साथ हम पैकेजिंग करते हैं? हम इसकी पैकेजिंग करते हैं बच्चों प्रोटीन के साथ में। वो प्रोटीन होती है हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, राइट। हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ हम पैकेजिंग इसकी करते हैं। तो जब डीएनए की हमने नॉन हिस्टोन और हिस्टोन प्रोटीन के साथ में पैकेजिंग करी, और पैकेजिंग करके जब हम देखते तो बच्चों वो डीएनए, सेम ही डीएनए क्या कहलाता है? क्रोमेटिन फाइबर। क्या होगा ये? पैकेजिंग होने के बाद की बात है बच्चों। ये हो गया है अब क्रोमेटिन फाइबर। अब ये क्रोमेटिन फाइबर तब तक ये फाइबर के रूप में रहेगा, तब तक ये धागे के रूप में रहेगा, जब तक इसमें सेल में डिवीजन शुरू नहीं हो जाता। तो जब तक सेल में डिवीजन शुरू नहीं होता तब तक ये जो डीएनए है वो ऐसे धागे के रूप में ही पड़ा रहता है। ठीक है, अब मान लो मैं इसमें डिवीजन शुरू करूं सेल के अंदर। ठीक है, अभी प्रोफेज आपको पता ही है ना, डिवीजन नॉर्मल हम करते हैं। अगर हम उसकी माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में भी 4 स्टेजेस आती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना, आपने पढ़ रखी क्लास 11th में। तो प्रोफेज के अंदर एक्चुअली क्या होता है? ये जो डीएनए है, ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, ये अभी भी फाइबर्स के रूप में यानी कि धागे के रूप में ही प्रेजेंट है। अभी तक ये क्रोमोसोम की जैसी स्ट्रक्चर दिख ही नहीं रही है बिल्कुल बच्चों। जबकि आपने ना कभी छोटी क्लासेस में देखा हो तो क्रोमोसोम जो होता है ना वो कुछ ऐसा सा होता है, ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, लेकिन ये अभी तक उसी में ही है। अब मैं क्या करूंगी? डिवीजन करवाऊंगी इसका। प्रोफेज चला गया, अब ये मेटाफेज में आया। ठीक है, मेटाफेज में जब मैं इसका डिवीजन करवाऊंगी ना, तो ये क्या हो जाता है बच्चों? कंडेंस हो जाता है। ये फाइबर्स जो होते हैं ना, ये आपको जो फाइबर्स दिख रहे हैं क्रोमेटिन फाइबर्स, ये कंडेंस हो जाते हैं। और कंडेंस होकर ना ये बिल्कुल साफ सुथरे क्रोमोसोम्स दिखने लगते हैं बच्चों हमें, है ना। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिखने लगता है।
ये लो, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिखने लगता है मेटाफेज के अंदर आके। इसीलिए बोला जाता है कि मेटाफेज जो होती है वो सबसे बेस्ट स्टेज होती है टू स्टडी क्रोमोसोम्स, है ना, उनकी स्ट्रक्चर पढ़ना, उनके बारे में पढ़ना, वो सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि प्रोफेज में देखोगे तो ऐसी स्ट्रक्चर पड़ी रहती है ना, फाइबर्स के रूप में, बट मेटाफेज में बिल्कुल आके कंडेंस फॉर्म में हो जाता है ये, और इस तरीके का क्रोमोसोम बन जाता है। तो आपने देखा होगा, दिस इज क्रोमेटिन फाइबर, दिस इज क्रोमोसोम। या फिर अगर आप बात करेंगे ना बच्चों, हम पेयर की भी बात करेंगे कैसे होता है, तो हम बोल सकते हैं क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर। अब क्या है, ये डीएनए आपको समझ में आया, क्रोमोसोम आपको समझ में आया। अब जीन की बात करते हैं। व्हाट इज जीन? जीन का मतलब होता है बच्चों, देखो जैसे डीएनए आपने देखा होगा कभी, नॉर्मल सी चीजें हैं ये तो, कि डीएनए जो होता है, डीएनए क्या करता है आपको पता है? डीएनए हमेशा आरएनए बनाता है ना, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है ना। अब ये प्रोटीन बनाने के लिए असलियत में रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन कोड कर रहा है प्रोटीन को, है ना? कौन बना रहा है प्रोटीन? डीएनए। क्या पूरा डीएनए बनाता है? ये जो 2.2 मीटर लंबा हमने धागा लिया, क्या पूरा धागा प्रोटीन बनाता है? नहीं जी, इसका कुछ पर्टिकुलर पार्ट ही है, उसमें कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस ही है जो प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल होता है। तो उस डीएनए के ऊपर, लेट्स सपोज कि मैं ये डीएनए बनाती हूँ, फिर से मैं एक धागे के रूप में ही बना रही हूँ, प्रॉपर ये वाली स्ट्रक्चर नहीं होती है इसकी, जस्ट टू फील, जस्ट टू गेट अ फील ऑफ डीएनए कि ये फाइबर के रूप में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर है यहाँ पर। अब इसमें ना कुछ ऐसे पर्टिकुलर रीजंस ही हैं बच्चों, कुछ पर्टिकुलर जगह ही है जहाँ से क्या हो सकता है, प्रोटीन फॉर्म हो सकता है। तो ये प्रोटीन फॉर्म होने वाली जो जगहें होती है, ये स्पॉट्स जो होते हैं, ये जीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीन। तो ये क्या है? सीक्वेंस है एक, है ना। इट इज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस जो कि कोड करेगा प्रोटीन को। जीन किसको कोड करता है आगे जाके? प्रोटीन को कोड करता है। तो क्या पूरा का पूरा डीएनए हेल्पफुल रहा प्रोटीन बनाने में? नहीं, प्रोटीन बनाने के लिए वही जगह रिस्पॉन्सिबल हुई जो प्रोटीन को कोड कर सकती है। कोडिंग पोर्शंस वो हैं जीन, ठीक है। तो ये एक जीन है क्या? डीएनए का टुकड़ा ही तो है, और तो कुछ नहीं है। डीएनए का एक सेगमेंट ही तो है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना। चलो लिख देते हैं, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए which is responsible for code of protein, ठीक है। दिस इज द जीन, दैट्स ऑल। तो जीन की डेफिनेशन बहुत बार आपको पूछ ली जाती है 1 नंबर के क्वेश्चन में, 12th बोर्ड का अगर आप देखोगे तो, और जनरली नीट में भी बहुत बार पूछा जाता है जीन के बारे में, क्योंकि बेसिक चीज़ है ना, 9th 10th में बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो ये हो गया बच्चों जीन के बारे में बात, है ना। अब बात करते हैं एलील की। एलील क्या होता है? एलील बच्चों एक जीन के ना 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, 2 कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स होते हैं, आप ऐसे मान सकते हो। एलील क्या है? 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है ना, या हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स है, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ जीन। व्हाट इज एलील? एलील इज अ कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। कैसे कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है? लेट्स सपोज कि मैं बात करती हूँ, मेरे पास ना एक जीन है जो हाइट को कोड करेगा, मतलब उस जीन की वजह से ना मेरी हाइट डिसाइड होगी कि लंबा होना है, बौना होना है, कैसा होना है, ठीक है। हाइट डिसाइड होगी उससे। उस हाइट को कोड करने वाला जीन जो है, इसको कोड करने के लिए बच्चों हमारे पास 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स है। एक तो होता है बच्चों जो लॉन्ग हाइट के लिए, मान लेते कैपिटल टी, जो लंबी हाइट के लिए, टॉल के लिए रिप्रेजेंट किया जाएगा, और एक होता है बच्चों जो कि शॉर्ट हाइट के लिए, उसके लिए कोड किया जाएगा। तो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स क्या है? कुछ नहीं, एक जीन के 2 टाइप्स ही तो हैं। हाइट में कौन सा, लंबा या छोटा, ठीक है। तो समझ में आया आपको? हाइट इज अ फैक्ट कैरेक्टर, ठीक है, और उसके अंदर ही क्या हमारे पास में उसके एलील्स आ गए हैं, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स आ चुके हैं। जैसे कि आपने कलर कॉन्ट्रास्ट देखा होगा, है ना, जैसे कि ब्लैक होता है, एकदम डार्क ब्लैक, अगर आपने जीन्स पहनी है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप कैसा पहनोगे? क्या आप कोई ऐसा कलर पहनोगे जो उसके साथ जा ही नहीं रहा बिल्कुल भी, या फिर कोई मान लो जो भी है, आपने
आप कपड़े भी हमेशा कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से पहनते हो ना, कि कौन सा सूट कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है ना, तो उसको बोलते हैं बच्चों कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रास्ट ही है कि ये हाइट एक कैरेक्टर है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में दो फॉर्म्स है, एक होता है टॉल, एक होता है शॉर्ट या टॉल या फिर डॉर्फ, जो भी बोलना चाहो तुम। तो ये है बच्चों कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ जीन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बच्चों होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम बच्चों वही चीज़ है, अगर मैं बात करूँ ये डीएनए है अपना, ये सेल है लेट्स सपोज, ठीक है, इसमें ये न्यूक्लियस है ना, सेल में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर बच्चों जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो फाइबर्स के रूप में ऐसे पड़ा है, ठीक है, एकदम फाइबर के रूप में प्रेजेंट है, आपका डीएनए प्रेजेंट है। अब ये डीएनए जो होता है ये पड़ा है, अब क्या होगा जब ये अपना डिवीजन करता है, जब आपने देखा होगा सेल साइकिल एंड डिवीजन के चैप्टर में पढ़ा होगा क्लास 11th में, कि वहां पर ना डिवीजन के लिए आपको G1, S, G2 फेज बताई जाती है जो प्रिपरेशन वाली फेजेस होती हैं, और M फेज यानी माइटोटिक फेज होती है जहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज 4 फेज और होती है। तो S फेज में हमेशा क्या होता है, रैप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। तो ये जो डीएनए है ना बच्चों रैप्लिकेट करेगा, क्योंकि अगर इस सेल को डिवाइड करना है ना तो ये सेल इक्वली डिवाइड होगी। अगर माइटोसिस की बात करें तो अगर ये सेल इक्वली डिवाइड होगी दैट मीन्स कि क्रोमोसोम का नंबर भी उतना ही होना चाहिए ताकि दोनों सेल इक्वल लगे हमें, ऐसा नहीं हो कि वो दोनों सेल अलग अलग हो गई है ना, तो क्रोमोसोम का नंबर भी इक्वल जाएगा दोनों में। तो ये वाली जो डीएनए है बच्चों इसको अपनी कॉपी बनानी पड़ेगी। ये डीएनए मान लो है, एक डीएनए है, इस एक सेल में ये एक डीएनए लेट्स सपोज, ठीक है, ऐसा होता नहीं बट हम मान लेते हैं कि एक सेल में इस न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही डीएनए है। अब इस सेल को अपनी कॉपी बनानी है, अगर इसको अपनी कॉपी बनानी है, एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉपी बनानी है, तो इसको एक डीएनए और कॉपी करना पड़ेगा, है ना, ये एक डीएनए और कॉपी होएगा। तो ये कहाँ होता है बच्चों, ये इसी प्रिपरेटरी फेज में होता है जो होती है एस फेज। एस फेज के अंदर ना यहाँ पर ये मैं लिख दूँ यहाँ पर, ये ना एस फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए का रैप्लिकेशन होता है बच्चों। ये एस फेज में डीएनए क्या हो जाएगा, रैप्लिकेट हो जाएगा, डीएनए रैप्लिकेट हो जाएगा। एस फेज में डीएनए क्या हो गया है, रैप्लिकेट हो गया है। अब ये डीएनए जब रैप्लिकेट हो जाता है बच्चों वही G2 फेज में आएगा, फिर M फेज में एंटर करेगा ये, ठीक है। इसकी प्रिपरेटरी फेज जैसे ही खत्म होती है, प्रिपरेटरी फेज में कौन कौन से आ गए, G1 कंप्लीट, S कंप्लीट, G2 कंप्लीट, नाउ ये M में एंटर किया है। और M के अंदर जो है 4 फेजेस आती है बच्चों, आपको पता है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है कि नहीं। तो ये M फेज में एंटर करेगा G1, S, G2 कंप्लीट करके। अब मेटाफेज में जैसे ही एंटर करेगा सबसे पहले प्रोफेज में आएगा, और प्रोफेज के अंदर ये जो डीएनए है ये इसमें पैक्ड है तो क्रोमेटिन फाइबर कहलाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ना ये क्या कहलाएगा, ये न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, और ये ना बच्चों ये क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स है, ठीक है, ये क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स है। अब ये क्रोमेटिन फाइबर्स M फेज में भी जाएंगे, M फेज में यानी मेटाफेज में जाएंगे। मेटाफेज में जैसे ही जाएंगे बच्चों, मैंने बताया आपको मेटाफेज में ये क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस फॉर्म में चले जाएंगे तो हमें ना बिल्कुल क्लियर दिखने लग जाएंगे मेटाफेज के अंदर, है ना, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर दिखने लगेगी, है ना। और आप याद रखना कि एस फेज में ना डबल हो चुका है डीएनए, और अगर डीएनए डबल हुआ तो बच्चों क्रोमेटिन फाइबर भी डबल हो चुके हैं, और हमारा जो क्रोमोसोम बनेगा ये भी डबल हो चुका है। आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो यहाँ पर आपके पास में बच्चों हाँ जी, तो ये क्या है हमारे पास, इस तरीके से क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो क्रोमोसोम बच्चों कितने हो चुके हैं, 46 क्रोमोसोम, डिप्लॉइड सेल होती है ना हमारी, 46 क्रोमोसोम्स है ये, ठीक है। अब ये है बच्चों क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम है अपना, तो ये ना डबल हो चुका है यहाँ पर। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे होगा, सेम इसकी कॉपी ना, इसकी कॉपी एग्जैक्टली कॉपी बच्चों एक और बनती है। इसको छोटा बनाते हैं थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पर ये पहले ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, फिर ये यहाँ पर एक और क्रोमोसोम बन जाता है, क्योंकि इसको डिवाइड करना ना सेल को, सेल आगे जाके डिवाइड करेगी तो कॉपी तो बनाना पड़ेगा क्रोमोसोम का, तो ये क्रोमोसोम की कॉपी बना लेती है, ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम। और बच्चों इनमें खास बात ये होती है कि ये क्रोमोसोम के अंदर अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर कि अगर यहाँ एक हाइट का जीन है, इस क्रोमोसोम पे हाइट का जीन यहाँ है, तो इस क्रोमोसोम में भी हाइट का जीन यहाँ होगा।
इस क्रोमोसोम में अगर कलर का जीन यहाँ है, यहाँ पर भी कलर का जीन होगा, हेयर कलर, स्किन कलर, वॉटेवर, तो है ना, जीन विल बी। तो ये कलर यहाँ होगा, ये जीन यहाँ होगा, ये जीन यहाँ होगा। अब इस जीन के दो कैरेक्टरिस्टिक, जो दो फॉर्म्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जो मैंने आपको बताया एलील्स। तो अगर मैं बोलूँ हाइट का जीन है यहाँ पे, है ना, हाइट का जीन है यहाँ पे, तो अगर मैं बात करूं कि ऊपर वाली साइड में हाइट का जीन प्रेजेंट है। अब हाइट का जीन ना बच्चों दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स है उसकी, हाइट में लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो हो सकता है इस वाले क्रोमोसोम पे लंबे वाले हाइट का जीन हो और इस वाले पे छोटी हाइट का जीन हो। ये भी हो सकता है कि दोनों पे ही लंबी हाइट हो, दोनों पे ही छोटी हाइट हो, जो भी हो सकता है, जो भी पॉसिबल है वो हो सकता है, ठीक है। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यहां पर इस पोजीशन के ऊपर होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें उस क्रोमोसोम की कॉपी बन गई है, और इस कॉपी के बाद में बच्चों ये जो जीन्स हैं इनकी पोजीशन भी सेम रहती है, सेम लोकस पे रहती है। लोकस क्या होता है, क्रोमोसोम का वो पोर्शन, ये एक पोर्शन, लेट्स सपोज दिस पोर्शन, क्रोमोसोम का वो पोर्शन जहां पर एक जीन लोकेटेड होता है, जीन की जगह को हम लोकस बोलते हैं। तो इस क्रोमोसोम में जीन का लोकस यहाँ है, इस क्रोमोसोम में यहाँ है। तो हाइट अगर मैं एक कैरेक्टर ले रही हूं तो हाइट का जीन इस दोनों क्रोमोसोम में एक ही सेम लोकस पे प्रेजेंट है, और सेम लोकस पे प्रेजेंट होने के कारण हो सकता है कि उसमें फॉर्म्स अलग अलग हो, एलील्स अलग अलग हो सकते हैं, नो डाउट, लंबा छोटा, दोनों छोटे दोनों लंबे, ऐसा हो सकता है पॉसिबल, बट है तो हाइट ही ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ हाइट का जीन है, यहाँ कलर का जीन है, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा है तो वो होमोलोगस नहीं है, वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है बच्चों। तो देखिए हमारे पास में होमोलोगस क्रोमोसोम की बात कहाँ से आई, हाँ जी, थोड़ा सा यही बना देते बच्चों। होमोलोगस क्रोमोसोम मैं ना इसी को निकाल के आपको दिखा रही हूँ। ये दो पेयर जो है ना आपको, ये ही होमोलोगस पेयर है, ठीक है, ये होमोलोगस पेयर है। ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स है बच्चों, है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर ये भी एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये भी एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। यहाँ पर इन दोनों के अंदर, ये जो क्रोमोसोम के अंदर ये जो दो प्रेजेंट होते हैं बच्चों, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स होते हैं। तो इस क्रोमोसोम में ये एक क्रोमेटिड है, एक दूसरा क्रोमेटिड है, तो एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स है। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स है, इसलिए हम इनको बोलते हैं बच्चों सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। सेम अप्लाइज फॉर दैट ऑल्सो, ये दोनों भी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। बट अगर मैं बात करूं इन दोनों क्रोमोसोम्स के अंदर, इन दोनों क्रोमोसोम में ये वाला क्रोमेटिड और इसका ये क्रोमेटिड, ये दोनों क्या है आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम के नहीं है, ये दो अलग अलग क्रोमोसोम के हैं। हालांकि है दोनों होमोलोगस ही, बट है तो अलग अलग क्रोमोसोम ना। तो अलग अलग क्रोमोसोम के दो अलग अलग क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। और सिस्टर क्रोमेटिड्स एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स होते हैं। तो ये ना नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आ जाएगा बच्चों। तो अगर मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, क्या पढ़ाऊंगी मैं आपको, मैं ऊपर लिख रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगी क्रॉसिंग ओवर बच्चों, क्रॉसिंग ओवर पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर जब हम पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि जीन का एक्सचेंज होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ चेंज होएगा तभी तो वेरिएशंस आएंगे ना। सेम के अंदर ही चेंज हो गया तो फिर क्या ही वेरिएशंस आएंगे। तो यहाँ से यहाँ चेंज होता है बच्चों, वेरिएशंस आते हैं। तो ये होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अब मान लेते हैं, हम बात करते हैं होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस की, जो भी बहुत काम आएगा आपके। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम हो गया और एक ये हो गया, होमोलोगस है कि नहीं, होमोलोगस है। अब हम क्या बात करते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया हाइट का जीन है यहाँ पर, ठीक है। अब हाइट के अंदर दो फॉर्म्स हो सकते हैं, टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है। तो यहाँ पर ना टॉल का जीन हो सकता है, हाइट का जीन बस यहीं पे प्रेजेंट है, सेम लोकाई पे, ठीक है। हाइट का जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हाइट का जीन प्रेजेंट है, इसके ऊपर, है ना। अब हाइट में टॉल भी हो सकता है, डॉर्फ भी हो सकता है कि ये दोनों टॉल हो तो कैपिटल टी बोल देंगे, दोनों के अंदर कैपिटल टी आ जाएगा, है ना। हो सकता है कि बच्चों ये दोनों ही क्या हो, थोड़ा सा जस्ट करते हैं बच्चों, ये लीजिए, हो सकता है कैपिटल टी हो,
है ना, जो हमने यहाँ पर लिखा। हो सकता है ये दोनों पर ही जो जीन प्रेजेंट, जो एलील प्रेजेंट है वो एलील डॉर्फ का एलील हो, स्मॉल टी हो, तो ये लो स्मॉल टी। हो सकता है कि इसके ऊपर टॉल का हो और इसके ऊपर डॉर्फ का हो, तो तीसरा केस क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, है कि नहीं। तो ये केसेस हो सकते हैं बच्चों, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, जीन कौन सा है, हाइट का ही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कैपिटल टी ये हाइट का जीन आ गया, यहाँ कलर आ गया, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। अगर यहाँ हाइट है तो यहाँ भी हाइट है, यहाँ हाइट है तो यहाँ भी हाइट है। अब वो छोटा छोटा है, लंबा लंबा है, लंबा छोटा है, जो भी है ना, बट है हाइट ही। हाइट के अलावा कोई और कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो होमोजाइगस क्या होते बच्चों, ये वाले जिसमें सेम होता ना, बिल्कुल सेम, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस, दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस, है कि नहीं। और यहां पर अगर बात करेंगे हम कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करें अगर हम, दिस वन इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस दोनों में फर्क समझ में आ गया आपको। दोनों एलील जब सेम होते हो तो होमोजाइगस, दोनों एलील जब डिफर होते हो तो हेटेरोजाइगस। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस आएंगी जब हम क्रॉस पढ़ेंगे ना, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, मेंडल के जितने क्रॉस आएंगे हमारे पास में, सारे कुछ में हमारे पास ये दिखेगा होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ठीक है। इनका रेशियो भी पूछ ले जाता है, बताओ होमोजाइगस कितने, हेटेरोजाइगस कितने। तो होमोजाइगस जब भी सेम दिखेगी, जस्ट मैंने एग्जांपल हाइट का लिया है, यहाँ और कोई भी कलर का भी एग्जांपल आ सकता है, वॉट एवर द एग्जांपल विल बी, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस का यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। चलिए जी, बहुत बढ़िया बात है। अब हम बात करते हैं फिनोटाइप एंड जीनोटाइप की। अब इतना सिंपल है ये फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। मान लो कि मैं ये बोलूँ कि तुम्हारा स्किन कलर देख के मैं बोलूँ कि तुम्हारा स्किन कलर, तुम्हारा स्किन टोन ऐसा है, तुम्हारे हेयर कलर देख के बोलूँ तुम्हारे हेयर बहुत ब्लैक हैं, आईज बहुत ब्लैक हैं, ठीक है, आईज उसकी ब्राउन है। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो मैं देखकर तुम्हें डिफाइन कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने तुम्हें देखा, फिजिकली जो स्ट्रक्चर देखी तुम्हारी मैंने, और तुम्हें मैंने डिफाइन किया एक पर्टिकुलर वे में कि योर हेयर कलर इज ब्लैक, योर आई कलर इज ब्लैक, ठीक है, यू आर शॉर्ट हाइटेड, है ना, या फिर तुम्हारा लॉन्ग हाइट है, मतलब ज्यादा हाइट है, यू आर वेरी टॉल, ठीक है। जो भी तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक जो मुझे फिजिकली अपीयर होते हैं, बाहर से दिखते हैं और मैं उनको डिफाइन कर सकती हूँ, दे आर कॉल्ड फिनोटाइप। पी से फिनो, पी से फिजिकल, ठीक है। तो फिजिकली दिखने वाले जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको मैं डिफाइन कर सकती हूँ, दे ऑल आर कॉल्ड फिनोटाइप। लेकिन वो हाइट का जो तुम्हारी, अगर मान लो तुम शॉर्ट हाइटेड हो या फिर तुम बहुत टॉल हो, तो तुम्हारा जो हाइट का जीन है वो मैं अंदर जाके कैसे देख सकती हूँ, तुम्हारी सेल के अंदर कौन सा जीन प्रेजेंट है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। कैपिटल टी मतलब जो टॉल वाले के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्मॉल टी डॉर्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो मैं कैसे देख सकती हूँ, वो देख नहीं सकती मैं, वो तो जीन लेवल पे जाके काम हो गया ना। अब मैं हर किसी इंसान को उठा के उसकी सेल निकाल के तो देख नहीं सकती ना, बहुत टफ काम है ये। तो वो जीन लेवल पे बच्चों जो चीज़ें डिफाइन की जाती है, उसके जीन लेवल पे जाके कि तुम्हारे हेयर का कलर ब्लैक है, क्यों है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये वाली जीन प्रेजेंट है। तो वो सेल के अंदर जाके जीन वाली स्टडी करके ही हमें पता चलेगा उसका जीनोटाइप क्या है, ठीक है। तो फिनोटाइप फिजिकली अपीयरेंस होती है, फिजिकल अपीयरेंस जो कि हर कोई देख सकता है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, फिनोटाइप इज अ फिजिकल अपीयरेंस, है ना। दिस इज फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस जो होती है वो फिनोटाइप होता है। जीनोटाइप जो होता है वो फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती बच्चों, ये हमें क्या होता है, जीन स्ट्रक्चर्स के बारे में, जीन स्ट्रक्चर से पता चलता है, ठीक है, जीन को देखकर पता चलता है, दैट इज जीनोटाइप, ठीक है। और फिनोटाइप हमें फिजिकल अपीयरेंस से पता चल जाता है। तो ये सिंपल सी चीज थी बच्चों। अब लास्ट पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट के बारे में, ये भी बहुत आएगा, इसमें भी कुछ नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो हाइट का एग्जांपल लूँ मैं, है ना। अगर मान लो किसी इंसान की हाइट के बारे में मैं कुछ बात कर रही हूँ कि वो टॉल है, वो डॉर्फ है, अगर मैं हाइट के बारे में बात कर रही हूँ तो वो है उसका कैरेक्टर। कौन से कैरेक्टर पे मैं उसको डिफाइन कर रही हूँ, हाइट को डिफाइन कर रही हूँ। तो कैरेक्टर क्या हो जाता है बच्चों यहाँ पे, हाइट जिसको मैं डिफाइन कर रही हूँ।
पर हाइट को भी मैं अलग तरीके से बता रही हूँ कि भाई हाइट के अंदर कौन सा है, टॉल है कि डॉर्फ है, हाइट के टाइप्स बता रही हूँ, दैट इज ऑल्सो ट्रेट, ठीक है। सेम जैसे कि जीन और हमने एलील का किया ना, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगता है। तो ट्रेट में क्या होगा बच्चों, ये टॉल भी हो सकता है, ठीक है, और ये डॉर्फ भी हो सकता है। तो हाइट इज अ कैरेक्टर, टॉल एंड डॉर्फ क्या हो जाता है बच्चों, ये ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कैरेक्टर और भी आ सकते हैं, जैसे कि आपका आई कलर है ना, आई का कलर की बात करूं मैं, ये एक कैरेक्टर है, लेकिन अगर मैं इसकी ट्रेट देखूंगी तो कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों, ब्राउन आईज भी हो सकती हैं, ब्लू आईज भी हो सकती हैं, ठीक है, ब्लैक भी हो सकती हैं, है ना, ग्रीन भी हो सकती है, वॉट एवर द कलर विल बी, है ना। तो ये क्या इसकी ट्रेट्स है, कैरेक्टर्स नहीं है। ये कैरेक्टर क्या है, आई कलर, ट्रेट है ये इसके फॉर्म्स, नथिंग एल्स, ठीक है। हाइट में टॉल एंड डॉर्फ, आई में कलर में ब्राउन ब्लैक, और ये ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। तो जितने भी फॉर्म्स हैं उनको हम ट्रेट बोलते हैं, और एक पर्टिकुलर कैरेक्टर तो आपको पता चल ही गया, ठीक है। तो ये है बच्चों बेसिक सी बात, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, है ना। तो यहाँ तक आके बच्चों हमने एक बेसिक स्टडी कर ली, और कल हम बात करेंगे बच्चों मेंडल के बारे में, मेंडल के बारे में, और उसने ना पी प्लांट पे क्या काम किया, पाइसम सेटाइवम पे क्या काम किया, पी प्लांट पे, और उसके जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे पाइसम के ऊपर, कौन कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ने यूज़ किए, कौन कौन से लॉज उसने दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गेमीट्स, है ना, वो सारी चीज़ें हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सब कुछ देखेंगे। ओके जी, तो ये सारी चीज़ें ना कल के लेक्चर में हम करते हैं। आज हमने बेसिक बातें सीखी, अब बेसिक बातें सीख ली तो ये पूरा चैप्टर ना मक्खन लगेगा आपको, सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि हो क्या रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, हेटेरोलोगस क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, जीन, ट्रेट, कैरेक्टर, हर बात समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो ये बेसिक बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। चलो, तो हम कल बात करेंगे मेंडल के बारे में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर हेल्प किया होगा आपके बेसिक्स को बिल्ड करने में, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ बेसिक मांगता है बच्चों। अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं ऐसा जो आपको ना आए, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने आज कवर करी, अब हम कल से शुरुआत करेंगे पूरी थियोरी का, और एनसीईआरटी बेस्ड हम सारी बातें करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही आता है ना। जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ एक्स्ट्रा बताना है, आई विल टेल यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स जिनके बेसिक्स हिले हुए हैं, एंड डू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू, मिलते हैं कल के सेशन में, बाय बाय।